तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नागौर लोकसभा सीट पर 4 एमएलए कांग्रेस के, 2 एमएलए बीजेपी के, 1 आरएलपी के एवं 1 निर्दलीय के। इस प्रकार से हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद का कार्यकाल रहा, उनका लोकसभा में प्रदर्शन कैसा रहा, सांसद रहे हैं नागौर की, वो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जाट समुदाय का काफी दबदबा है। ये कुल मिलाकर तो अगर हम बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन अगर इस चुनाव में देखते हैं तो लगभग उनको मिलाकर 50 से 55% के वोट शेयर आएंगे और जीत निश्चित दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस और आरएलपी भी अगर साथ आती है तो वो भी करीब 51 से 56 यानी 50-55 की रेंज में वोट शेयर लेके जीत सकती है। साथ ही अगर देखें तीनों आरएलपी, बीजेपी एवं कांग्रेस अगर अलग-अलग लड़ें, तो इस केस के अंदर बीजेपी लगभग 40 से 45% वोट शेयर रखकर जीत सकती है। आरएलपी के उम्मीदवार रहने की पूरी-पूरी उम्मीद है। उसके बाद जो ज्योति मिर्धा है, जो पूर्व सांसद भी रही है कांग्रेस से, एक युवा नेता का नाम भी आता है जो लाडनू विधानसभा सीट से एमएलए हैं, वो है मुकेश भाकर। नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी संग्राम नाम से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम जनप्रतिनिधियों के इंटरव्यू लेते हैं और जनसामान्य की समस्याएँ उनके सामने रखते हैं। उसी श्रृंखला में हमने एक और कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की है जो कि डेटा के ऊपर आधारित है, जो है चुनाव का विश्लेषण सुजला वायरल द्वारा। इसमें हम राजस्थान की पूरी 25 सीटों का विश्लेषण करेंगे। पहली जो सीट रहेगी वो हमारी है नागौर लोकसभा सीट। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से नागौर लोकसभा सीट में वोट शेयर एवं जीत का सिलसिला किस प्रकार रहा और फ्यूचर में जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार और किसकी सीट आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नागौर लोकसभा सीट का विश्लेषण। जैसा कि आपको पता है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीतकर राजस्थान में इतिहास रचा। साथ ही 2019 में एनडीए ने 25 सीटें जीती। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एनडीए के घटक दल आरएलपी ने नागौर से चुनाव जीता, जिसमें हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी रहे। हनुमान बेनीवाल 2019 से लेकर 2023 विधानसभा चुनाव तक हमारे सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने खींवसर से एमएलए का चुनाव लड़ा एवं वर्तमान में वो खींवसर से आरएलपी के एमएलए हैं। दोस्तों, चलते हैं नागौर के लोकसभा सीट के विश्लेषण में। उससे पहले कुछ तथ्य जो नागौर के बारे में आपको जानकारी देंगे। नागौर को 1542 में शेर शाह सूरी ने जीता। इसके साथ ही नागौर अपने नागौरी बैल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पशुपालन के लिए नागौर जाना जाता है। साथ ही नागौर के विभिन्न क्षेत्रों में पशु मेले भी विश्वविख्यात हैं। यहाँ पर क्षेत्र एवं देश के पशुपालक आते हैं एवं अपने पशुओं का क्रय विक्रय भी करते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो नागौर की जनसंख्या 33 लाख है, जिसमें साक्षरता दर 62% है। नागौर की जनसांख्यिकी की बात करें तो 80% हिंदू, 13% मुस्लिम एवं 7% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। नागौर में 2019 के चुनावों के हिसाब से 19 लाख वोटर थे, जिसमें वोटर टर्नआउट यानी मतदान का जो प्रतिशत है वह 62% रहा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि किस प्रकार से नागौर जो लोकसभा सीट है उनमें आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों का वर्तमान हाल क्या है। लाडनू से मुकेश भाकर कांग्रेस के एमएलए, डीडवाना से यूनुस खान निर्दलीय एमएलए हैं। यूनुस खान बीजेपी के नेता, कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। 2023 में डीडवाना से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ा। नागौर से हरेंद्र मिर्जा कांग्रेस, परबतसर से रामनिवास गवारिया कांग्रेस के, नावा से विजय सिंह भाजपा के, मकराना से जाकिर हुसैन कांग्रेस के, जायल से मंजू बागमार भाजपा के एवं खींवसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी के। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नागौर लोकसभा सीट पर
4 एमएलए कांग्रेस के, 2 एमएलए बीजेपी के, 1 आरएलपी के एवं 1 निर्दलीय के। चलिए चलते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के मत प्रतिशत का वितरण किस प्रकार है उस पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरी 8 विधानसभा सीटों में जो मतों का वितरण हुआ, जो मतों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी को 38.97% मत मिले, कांग्रेस को 39.8% मत मिले। इसके साथ ही अगर आप देखें तो अन्य को यहाँ पर करीब 20% मतदान मिला है। देखेंगे किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद का कार्यकाल रहा, उनका लोकसभा में प्रदर्शन कैसा रहा। लोकसभा में उनकी उपस्थिति 90% है, जो नेशनल एवरेज से ऊपर है। नंबर ऑफ डिबेट्स 185 में उन्होंने भाग लिया, जो कि नेशनल एवरेज का 4 गुना है। सवाल जो पूछे गए हनुमान बेनीवाल द्वारा, उनकी संख्या 249 है, जो कि नेशनल एवरेज से ऊपर है। इसके साथ नंबर ऑफ मेंबर बिल जो रहते हैं उन्होंने प्रस्तावित किए, वो 2 बिल हैं, वो भी नेशनल एवरेज से ऊपर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लोकसभा में तो सांसद महोदय का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें विकास कार्य या उसमें जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा, वो तो आप यानी जनता जनार्दन ही तय कर पाएगी। तो कमेंट में लिख के बताएं कि किस प्रकार उनका यह कार्यकाल रहा। चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट में, जिसमें हम देखेंगे कि लोकसभा जो नागौर की सीट है उसमें आज तक कितने उम्मीदवार और कौन-कौन सी पार्टी से जीते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 1952 में पहला लोकसभा चुनाव नागौर से हुआ। उसमें जीडी सोमानी एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से जीते। उसके बाद मथुरा दास माथुर और एसके डे इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ पर एमपी रहे। उसके बाद अगर आप देखें तो 71 से लेकर अब तक एक विशेष बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट मुख्य रूप से जो सभी एमपी रहे हैं, जो सांसद रहे हैं नागौर की, वो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जाट समुदाय का काफी दबदबा है। इसी के कारण दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी एवं कांग्रेस, इसके अलावा अन्य जो दल है, वो भी जाट उम्मीदवार ही खड़ा करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और हमारे इस सेगमेंट में हम कंपेयर करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें मत प्रतिशत की भिन्नता कैसे रहती है, मत प्रतिशत कैसे ऊपर या नीचे होता है। आप देख पा रहे हैं 2013 के लोकसभा चुनाव के जो वोट शेयर थे, आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बीजेपी ने 45.4% वोट शेयर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने 30.1% वोट शेयर, हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर 5.4% वोट शेयर लिया। इसके बाद अन्य लोगों ने 19% यानी 19% मत लिए। इसके बाद हम देखते हैं अगर लोकसभा के जो मत प्रतिशत है उसके बारे में, तो 2014 की जो लोकसभा चुनाव है उनमें बीजेपी ने 44.8% मत लिया, कांग्रेस ने 36.7% मत लिया, हनुमान बेनीवाल ने 17.3% मत एवं अन्य ने 1.3% मत लिया। इस जो अंतर से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवारों को काफी वोट शेयर मिलता है, जो अल्टीमेटली लोकसभा चुनाव में जाकर बीजेपी, कांग्रेस या किसी तीसरे बड़े दल के मत प्रतिशत में ही मिल जाता है। इसी प्रकार से चलिए चलते हैं 2018 और 2019 के चुनाव में। 2018 के चुनाव को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 33.8%, कांग्रेस ने करीब 43.2%, आरएलपी ने 11.4% एवं अन्य दलों ने 11.6% का वोट शेयर लिया। इसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पर 2019 में एनडीए का जो गठबंधन हुआ आरएलपी और बीजेपी का, इसके कारण आप देख पाएंगे कि एनडीए का जो वोट शेयर है वो जंप किया है और 56.7% का वोट शेयर आया है। इसके बाद कांग्रेस का 41.7% वोट शेयर,
इसके साथ ही अन्य जो है उनका 2.2% पे रहा है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर घटा है इसमें और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि 2024 में जो ट्रेंड रहेगा वोट प्रतिशत का वो किस प्रकार रहेगा, उसको अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें 2023 के विधानसभा चुनाव से, तो यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्योंकि एक तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी एनडीए का घटक दल नहीं है। किसान आंदोलन के समय से ही उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। तो अभी जो प्रतिशत आप देख रहे हैं 38% जो बीजेपी है एवं लगभग 40% के आसपास जो कांग्रेस के वोट शेयर है, वो किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बदलेंगे। तो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या समीकरण बन सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, किस प्रकार से कोई पार्टी जीत सकती है। तो दोस्तों अगर देखें कुल मिलाकर, तो अगर हम बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन अगर इस चुनाव में देखते हैं, तो लगभग उनको मिलाकर 50 से 55% के वोट शेयर आएंगे और जीत निश्चित दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस और आरएलपी भी अगर साथ आती है, तो वो भी करीब 51 से 56 यानी 50-55 की रेंज में वोट शेयर लेके जीत सकती है। साथ ही अगर देखें तीनों आरएलपी, बीजेपी एवं कांग्रेस अगर अलग-अलग लड़ें, तो इस केस के अंदर बीजेपी लगभग 40 से 45% वोट शेयर रखकर जीत सकती है। साथ ही अगर कांग्रेस इसमें अकेली लड़ती है, तो ट्रेंड्स को देखते हुए करीब 35 से 40% मत उनके पास आएंगे और इसमें हार निश्चित रहेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन है जो चेहरे वो चर्चा में हैं। हनुमान बेनीवाल ऑफ कोर्स जो अभी हमारे वर्तमान सांसद है, उनका भी नाम तो चर्चा में है ही, आरएलपी के उम्मीदवार रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। उसके बाद जो ज्योति मिर्धा है, जो पूर्व सांसद भी रही है कांग्रेस से, एवं उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन कर लिया, तो बीजेपी की तरफ से हो सकता है कि ज्योति मिर्धा को इस बार बीजेपी टिकट दे दे। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार आप जानते हैं कि मिर्धा परिवार, नाथूराम मिर्धा के जो वंशज हैं, वहां से लेकर अब तक उनकी कई पीढ़ियां राजनीति में सक्रिय रही है। इसी कारण मिर्धा परिवार का नागौर लोकसभा पर वर्चस्व दिखाई देता है। इसके साथ एक युवा नेता का नाम भी आता है जो लाडनू विधानसभा सीट से एमएलए हैं, वो है मुकेश भाकर। इसके साथ यह भी हो सकता है, जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से अगर हम देखें, तो जो कार्य किया गया है पिछले 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कि नए चेहरों को आगे बढ़ाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी प्रकार से यह भी हो सकता है कि मोदी लहर के साथ अगर नया चेहरा यहाँ पर आता है, तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि बीजेपी उस तरीके से जीत सकती है? कमेंट में नीचे अपना सुझाव दें और बताइए कि कौन सा उम्मीदवार इस बार जीत सकता है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बीजेपी 25 सीटें लेके आ सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसके जो चुनाव को अगर हम देखें, तो अगर उसको हम एक राजस्थान के नक्शे में, राजस्थान के मानचित्र में देखें, तो हम देख सकते हैं कि नागौर और जो चूरू और जो अपना शेखावाटी का क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस का मुख्य रूप से दबदबा दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है इस बार शेखावाटी के जो क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस का दबदबा है, वहां पर बीजेपी अपनी सीटें गंवा सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। साथ ही दोस्तों यह जो एनालिसिस है, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे और विभिन्न लोकसभा सीटों का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुजला वायरल से और इस वीडियो को शेयर करें सभी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों सेम एनालिसिस हमारी वेबसाइट www.sujlaviral.com पर भी उपलब्ध है। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।